हुमैरा तहसीन है, ये हाथ अपना खड़ा कर दीजिए ताकि लोग जाने। इन्होंने एक कहानी लिखी है, कतरन कहानी, ठीक है। और जिन्होंने तस्वीरें बनाई हैं तो इत्तेफाक से वो भी हमारे पास मौजूद हैं, अफशा नाज। अफशा ज़रा हाथ खड़ा करिए, इनको बताइए कि आप हैं अफशा। तो बच्चों, अफशा ने तस्वीरें बनाई है, हुमैरा ने लिखी है। तो हुमैरा ज़रा पढ़ के बताइए ना, अपनी कहानी सुनाइए। आपको वैसे ज़ुबानी याद होगी। नहीं फरा, ये वाली नहीं, कतरन कहानी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये कहानी इसका उन्वान है कतरन कहानी। आप में से कौन बता सकता है कि कतरन किसे कहते हैं? क्या चीज़ है जिसे हम कतरन कहते हैं? जी, जो कपड़ा बच जाता है, यानी जब दर्जी कोई कमीज सीता है या कोई लिबास तैयार करता है तो उसमें से जो बाकी कपड़ा थोड़ा सा बच जाता है उसको हम कतरन कहते हैं। सो अब इस कतरन से क्या हुआ और इस कतरन से कुछ बना या वो ज़ाया हुआ, इसके बारे में आपको सुनाती हूँ ये कहानी। गर्मियों की छुट्टियों में आप जैसे दो प्यारे प्यारे बहन भाई सारा और अहमद अपनी नानो बी के घर गए। जैसे हम सब जाते हैं ना गर्मियों की छुट्टियां गुजारने अपनी नानों के पास या खाला के पास, तो ये दोनों बच्चे भी अपनी गर्मियों की छुट्टियां वहां गुजारने के लिए गए। अब आगे क्या हुआ? सो रहे थे वो एक सुबह कि मशीन चलने की आवाज आई। सिलाई मशीन की घर 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 चलती है ना, ऐसे घरों में देखी होगी, अम्मा चलाती हैं उसे। तो बेटे ऐसी ही एक आवाज आई और उनकी आंख खुल गई। उन्होंने कहा, अरे ये सुबह सुबह मशीन पर क्या हो रहा है? नानो भी क्या सी रही हैं? अच्छा जी, अब देखो उनके साथ उनकी मानो भी है, क्योंकि जानवरों से भी तो प्यार करना चाहिए ना हमें। तो फिर वो दोनों बच्चे बड़े शौक से देखने के लिए आए कि नानो भी सुबह सुबह मशीन पर क्या सी रही हैं। नानो भी, आप इन रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़ों से क्या बना रही हैं? सारा ने पूछा, क्योंकि बहुत हैरत थी ना कि सुबह सुबह आखिर क्या हो रहा है। तो नानो बी ने मुस्कुरा के कहा, अरे ठहरो बच्चों, कुछ ही देर में पता लग जाएगा। नानो भी चाहती थी कि उनको सरप्राइज मिले, उनको फौरन से तो नहीं बताना था ना कि कुछ स्पेशल तैयार किया जा रहा है। तो फिर उन्होंने कहा, थोड़ा इंतजार करो। अब देखें वो मानो भी कितने शौक से देख रही है। नानो बी ने कहा कि ये सिलाई का डब्बा पहले ठीक कर दो। आपकी अम्मा के पास सिलाई का डब्बा है घर में? क्या क्या है उस सिलाई के डब्बे में? क्या क्या कुछ होता है बताइए? किसी को नहीं पता। बटन्स होते हैं, नलकियां होती हैं और छोटी सी कैंची भी होती है, सुइयां होती हैं। तो नानो बी ने कहा कि जरा इस डब्बे को ठीक कर दो, इसकी नलकियां बिखर गई हैं। और लेकिन साथ कहा कि एहतियात करना। क्यों करना एहतियात बच्चों? ताकि हाथ में सुई ना चुभ जाए, एहतियात तो जरूरी है। अब क्या हुआ कि देखिए सारा और अहमद दोनों उस डब्बे को ठीक कर रहे हैं और साथ साथ खेल भी रहे हैं, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें हैं, रंग बिरंगे बटन हैं, रंग बिरंगी नलकियां हैं। और मानो को जरा देखिए, वो भी देखिए ऊन के गोले के साथ शरारतें करिए खेल रही है। सो आगे क्या हुआ? अब वो फिर से जानना चाहते थे कि भाई इतनी देर में आखिर नानो बी ने कुछ बनाया या नहीं, क्या बनाया आखिर, वो क्या सी रही थी मशीन पर। सो अब हम ये देखेंगे कि बिल आखिर नानो बी ने क्या तैयार किया। नानो बी सारा को कहती हैं, लो सारा, ये रहा तुम्हारा सालगिरह का तोहफा। और वो तोहफा क्या था? आपको क्या नजर आ रहा है तस्वीर में? एक बैग है प्यारा सा, जिसको कपड़े की कतरनों से मिलकर बनाया है, रंग बिरंगी कतरनें, यानी वो टुकड़े कपड़े के जो बच गए थे और जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो नानो बी ने चीज़ों को ज़ाया करने की बजाय उनको काम में लाई और उससे बनाया सारा का बैग,
जो कि उसकी सालगिरह का तोहफा था। और सारा कहती है, अरे वाह नानोबी, ये तो बहुत प्यारा है, बहुत शुक्रिया। तो बच्चों, इसमें सबक ये है कि कोई भी चीज़ हो उसको काम में लाने की कोशिश करें और अपने इर्द गिर्द कूड़ा ना फैलाएं। शुक्रिया, शुक्रिया हुमैरा। बच्चों, ये जो सबक है ना, वो बहुत ज़रूरी है सीखना, कि कोई भी चीज़ है जो वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए, उसको मज़ीद काम में लाना चाहिए, है ना। और आपने सुना होगा आजकल हर कोई बात करता है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं दुनिया में, सुना है आपने? और वो क्यों हो रहा है ऐसा? यानी ये जो हमारी दुनिया है उसके दर्जा हरारत में इजाफ़ा हो रहा है, इसलिए कि इंसानों ने, हमने बस उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, इस दुनिया का, इस धरती का। इतना हम लोग इतना कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, आबादी इतनी ज़्यादा है, हम चीज़ें फेंक देते हैं। तो एक बहुत ही सादा सी वो कहानी जिसका जो मकसद है वो बहुत बड़ा है, कि छोटी छोटी ये चीज़ें जो हैं कतरन जैसी, वो भी इस्तेमाल में लाई जा सकती है, और जोड़ जोड़ के। और नानोबी ने, मेरा ख्याल है हुमैरा ने आपको बताया नहीं, और भी चीज़ें बनाई थी, है ना, जो तस्वीर में अफशा आपने बनाया है ना, तस्वीर में क्या बनाया था आपने? और जी जी, वो माइक चल रहा है वो वाला जी। कैट के लिए स्कार्फ था और रिबन्स के साथ बैंड बनाया था, फ्रेंडशिप बैंड बनाया इन्होंने, और इन्होंने दिखाया कि बिल्ली के गले में जो रुमाल या स्कार्फ बांधा है बिल्ली ने, वो भी इन्हीं कतरनों से नानोबी ने बनाया। तो नानोबी ने बिल्ली के लिए भी तोहफ़ा बनाया। और मुझे याद है कि जब हम इस कहानी पे, जब हुमैरा काम कर रही थी, तो हुमैरा ने और भी बहुत सारा कुछ लिखा था, कि दोस्तों के लिए भी चीज़ें बनाई थी नानोबी ने। हमें क्योंकि कहानियाँ मुख्तसर रखनी थी, ये एक ख़ास उम्र के बच्चों के लिए कहानियाँ हैं, तो बहुत ज़रूरी ये था कि बहुत ज़्यादा अल्फाज ना हो, तो हमने उसको मुख्तसर किया। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर फ़जीलत बैठी हैं, और वो एडिटर बहैसियत मकबूल एकेडमी की एडिटर के इन्होंने काम किया। डॉक्टर फ़जीलत, आप कुछ कहना चाहेंगी, जो ये पूरा सिलसिला हुआ और ये 5 किताबें हुई? अस्सलाम वालेकुम। ये एक बड़ा शानदार और बहुत ही मज़े का सिलसिला था, इस तरह से कि पहले हमने जो कहानियाँ लिखी हमारे राइटर्स ने, तो उनको वहाँ जो मौजूद बच्चे थे तो उनको हमने सुना के उनसे फिर आउटपुट भी लिया कि उन बच्चों को कैसी लगी हैं वो कहानियाँ। बच्चों को जब बहुत पसंद आई तो फिर उन कहानियों को हमने तरतीब दिया। उसमें कोशिश ये की कि बच्चे कहानी को जो एक इमेज उनके जहन में बनता है, तसव्वुर, वो उनको सफ़े पे तस्वीर की सूरत में भी नज़र आए। तो बच्चों का इमेजिनेशन और तस्वीर का जो एक तस्वर था वो इतना मैचिंग था आपस में कि बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे उन कहानियों को। तो वो कहानी थोड़े से अल्फाज में तस्वीर की सूरत में अपना पूरा एक सबक जो था वो बच्चों तक पहुंचा रही थी। तो ये बहुत मज़े का सिलसिला था और किताबें भी सारी बहुत अच्छी हैं और आप लोगों को सबको बहुत पसंद आएंगी। शुक्रिया डॉक्टर फ़जीलत। अफशा, ज़रा आप थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि जब आप तस्वीरें बना रही थी, और अफशा का बैकग्राउंड है मिनिएचर पेंटिंग में, है ना, और इन्होंने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें बनाई हैं। तो ज़रा आप अपने सफ़र के बारे में बताइए इस किताब के हवाले से। मेरा जो एक किताबी सफ़र था, ये मेरी फर्स्ट बुक है और इलस्ट्रेशन मेरी फर्स्ट है। मिनिएचर तो मैं काफ़ी अरसे से कर रही हूँ, लेकिन बुक्स इलस्ट्रेशन में मेरा पहला था। और इसको बनाने में,
हाँ जी, इसको बनाने में जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ थी वो हम लोगों की अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ थी। जो हम लोग अपनी नानोबी के घर जाते थे और उनके घर जाके हम इसी तरह चीज़ों को अरेंज करते थे। बड़े एक्साइटेड होते थे नानो घर जाने के लिए और इन मेमोरीज़ को सारा मैंने एक अपनी बुक की फॉर्म में इन सब अपनी मेमोरीज़ को सारा गैदर किया। दूसरी बात ये कि मैंने बहुत ज़्यादा कलरफुल अपनी पैलेट रखी है ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों उन कलर्स के साथ और एक एक डिटेल, धागा, बटन और हर चीज़ मैंने एक एक डिटेल से बनाई है ताकि बच्चों को इस चीज़ में अट्रैक्शन पैदा हो। मगर आपको याद होगा अफशा कि जब नानो बी बनाई जा रही थी, जब वो कैरेक्टर डेवलप हो रहा था, तो वो कितनी मुश्किल से जो अब आप देख रहे हैं उनकी शक्ल सूरत, तो वो बड़ी मुश्किल से बहुत सारे इन्होंने अलग अलग खाके बनाए और उसके बाद सिलेक्शन हुआ जी कि ये सही है। शुक्रिया। तो मेरे बराबर बैठे हैं मोहम्मद शोएब मिर्ज़ा साहब और इन्होंने एक बहुत ही मज़ेदार और बल्कि ये पूरी कहानी जो है ये मेरा ख़्याल है कि ये एक ऐसी किताब है जो 15 किताबों में मुनफरद इस तरह से है कि ये पूरी नज़्म की सूरत में है फुली। अभी आपने सुना था डॉक्टर कंवल ने जो लिखी थी बड़ा मज़ेदार, उसमें भी है, लेकिन वो पूरी तरह से नज़्म मंजूम नहीं है। लेकिन इनकी ये किताब जो है नदिया पार स्कूल। तो शोएब साहब अब आप बताइए अपनी किताब के बारे में और कुछ पढ़ के सुनाइए। माइक है, माइक। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शोएब मिर्ज़ा है और मैं 25 साल से फूल मैगज़ीन का एडिटर हूँ। कुछ अर्सा पहले इदारा तालीम व आगाही ने हमें यह मौका फ़राहम किया कि इन्होंने राइटर्स के लिए और इलस्ट्रेटर्स के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जी, तो ये कहानी मंजूम कहानी है, एक नज़म की शक्ल में है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से घबराते हैं पहले दिन ख़ास तौर पे, तो इस हवाले से ये नज़म है कि बच्चों को खुशी खुशी स्कूल जाना चाहिए। नदिया पार स्कूल, ये हमने करैक्टर बनाया भालू की शक्ल में। प्यारे भालू मुन्ने भालू, जी जी, जाना है आज तुम्हें स्कूल। प्यारे भालू मुन्ने भालू, जाना है आज तुम्हें स्कूल। सुनकर अम्मी के ये बोल, भालू ने ली आंखें खोल। हालांकि हमारे यहाँ बच्चे आंखें बंद कर लेते हैं स्कूल का नाम सुन के। सुनकर अम्मी के ये बोल, भालू ने ली आंखें खोल। डर है कैसा होगा स्कूल, खिलते होंगे वहाँ भी फूल। ये सवालिया अंदाज में वो पूछ रहा है कि वहाँ पे भी क्या फूल खिलते होंगे। अम्मी कर दें आप तैयार, स्कूल है मेरा नदिया पार। अम्मी कर दें आप तैयार, स्कूल है मेरा नदिया पार। ये लो कापी और किताब, लंच में रख लो 2 कबाब। ये लो कापी और किताब, लंच में रख लो 2 कबाब। बंदर मियाँ ने कश्ती बनाई, फूलों से फिर खूब सजाई। मेंढक लेके आए गुब्बारे, मुन्ना भालू आया किनारे। कश्ती से उतरा बैग संभाला, मछलियाँ लाई फूलों की माला। ना कोई मिट्टी ना कोई धूल, भालू भागा गया स्कूल। हालांकि हमारे बच्चे स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं, ये भालू कितना अच्छा है कि भाग के स्कूल की तरफ गया। ये इस तरह से एक छोटी सी कहानी है जो नज़म की शक्ल में है, जो हम बच्चों को कहते हैं। इसके लिए डॉक्टर फजीलत बानो ने मेरी बड़ी रहनुमाई की और डॉक्टर रुमाना साहबा ने बहुत हमारे साथ अप्रिशिएट। जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर फजीलत बानू डॉक्टर हैं ज़रूर।
बच्चों ये बड़ी मज़ेदार किताब है और वहाँ ऊपर स्क्रीन पर भी आपके लिए देखिए वो इसकी तस्वीरें चल रही हैं और इसको इलस्ट्रेट किया आयशा मुश्ताक ने। आयशा नहीं है हमारे साथ यहाँ, लेकिन इसमें भी आप देखें कोशिश ये की कि ये भालू आगे भी एक कैरेक्टर इसका बना हुआ रखा हुआ है, आपने देखा होगा। ये पाकिस्तानी भालू है ना, है ना, मज़ेदार। इसने कमीज़ पहनी हुई है कढ़ी हुई, और जो बच्चा है भालू बच्चा वो जाना नहीं चाहता स्कूल, लेकिन अम्मा कहती है कि आज तुम्हें जाना है, उठ जाओ। अब आपकी अम्मा उठाती हैं, अब्बा उठाते हैं, कौन उठाता है सुबह सुबह आपको स्कूल के लिए? कौन जगाता है? अम्मा, अम्मा ही जगाती हैं। नाश्ता भी अम्मा ही करवाती हैं, और फिर छोड़ने कौन जाता है? अच्छा, वो छोड़ने जाते हैं आपको, वो भी बड़ा काम है ना, स्कूल छोड़ने जाना, और फिर लेने भी आते हैं, काम पर नहीं जाते। हाँ अच्छा ठीक है, शुक्रिया शोएब साहब। अगली किताब जो है वो है बीजू, और ये डॉक्टर ताहिरा अरशद ने लिखी और इसकी तस्वीरें उमैर सफदर ने बनाई हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो ये भी बहुत एक दिलचस्प कहानी है बीजू। बीजू आपके ख़्याल में किस चीज़ की कहानी होगी? बीजू कोई बता सकता है बच्चा? बीजू किस चीज़ की कहानी होगी आपके ख़्याल में? कहाँ है बच्ची जी? बीज, बिल्कुल बीज। और ये जो है मोना अजहर ने लिखी है और वजीहा राफे ने तस्वीरें बनाई हैं, कहाँ गई। और ये भी बड़ी मज़ेदार किताब है। इसकी तस्वीरें दिखाएंगी आप? बहुत मज़ेदार तस्वीरें भी हैं इसकी भी। कहाँ गई, ये तो बीजू है ना? हाँ बीजू की भी, लेकिन कहाँ गई दिखाइए। आप देखिए उधर, उसके बाद होगी। ये है कहाँ गई। तो ये कुछ चीज़ें गायब हो जाती थी घर से, है ना, तो उसके मुताल्लिक़ है। तो इसमें भी बड़ी मिस्ट्री है कि कौन, ये कोई चोर है, कौन ले जाता है ये छोटी छोटी चीज़ें। किसी की जुराबें चली गई, किसी के बालों का रिबन चला गया, अम्मा के ऊन का गोला गायब हो गया। अच्छा, अब जिस किताब पे हम आ रहे हैं इसका नाम है, अच्छा मैंने इत्तेफाक से ऊन के गोले की बात की, और ये है ऊन का जादू। ऊन का गोला नहीं बल्कि ऊन का जादू। और इसको लिखा है किसने? जो यहाँ बैठी हैं, फरा शाह। और फरा ने ये कहानी वो लाई है बड़ी दूर से। आपको पता है हमारे शुमाली इलाके में एक जगह है चित्राल, नाम सुना है आप लोगों ने चित्राल का? अच्छा, फरा चित्राल की ही रहने वाली हैं और इसीलिए इन्होंने ये कहानी लिखी जिसका ताल्लुक़ भी चित्राल से है। ठीक है, तो जैसे पिछले सेशन में आपने देखा एक कहानी थी रामू कहाँ गया, और वो थी थरपारकर जो रेगिस्तान है पाकिस्तान में। तो एक तरफ थरपारकर गर्म जगह रेगिस्तान, और एक जगह चित्राल के बर्फ़पोश पहाड़ जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। तो ये दोनों किताबें जो है ना, पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई हैसियत से ये 15 में से 2 ऐसी किताबें हैं जो इन 2 जगहों से मुताल्लिक़ है। तो फरा, आप ज़रा अपनी किताब के बारे में बताइए, कहानी पढ़कर सुनाइए। वहाँ पढ़ना चाहती हूँ तो वहाँ खड़े होके नहीं। आपकी वो तस्वीरें मेरे ख़्याल से छुप रही हैं। अच्छा, नहीं, आपके पीछे तस्वीरें छुप रही हैं, आप वहाँ आ जाइए। अच्छा जी, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि चित्राल कौन से सूबे में है?
चित्राल का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है? कौन से सूबे में? किसको पता है? कहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा में। गुड। अच्छा, आप लोगों ने टोपी देखी है जो खैबर पख्तूनख्वा में पहनते हैं? वो कैसे बनती है, आपको पता है? किससे? फर से? पर से? अच्छा, और किसी के ख्याल में, आप लोगों के ख्याल में किस तरह बनती है? जो चित्राली टोपी है या पठान जो टोपी पहनते हैं, वो किससे बनी है? ऊन से। किस चीज से? ऊन। और आपको पता है कि ऊन कहाँ से हासिल होती है? कहाँ से? अच्छा, हम देखते हैं कि कहाँ से। ठीक है, अब हम ऊन का मैं जादू। पूछूं फरा कि ऊन कौन से दरख्त पर उगती है, ये बताइए। हाँ, ऊन कौन से दरख्त से होती है? कौन से दरख्त पे, चित्राल में कौन से दरख्त पर ऊन उगती है? कौन बताएगा? दरख्त हैं ऊन के? नहीं। हाँ, ये बात हुई ना। भेड़ बकरियों का उनके ऊपर ऊन होती है ना। अब बताइए जी। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ स्टोरी। आज नौरोज़ का दिन है। नौरोज़ जो है वो नए साल के पहले दिन को नौरोज़ कहते हैं और ये सेंट्रल एशिया में मनाई जाती है। अच्छा जी, हवा को अम्मी की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा मिला। कौन सा तोहफ़ा मिला होगा आपके ख्याल में? क्या तोहफ़ा मिला होगा? आगे देखते हैं। वाह, इसके जिस्म पर कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है, मगर इसका मैं करूँगी क्या? तुम इसके साथ खेल। मैं पूछना ये चाह रही थी कि ये जो किताबें हैं, इनको सोचने में और फिर लिखने में और इनकी तस्वीर बनाने में सब लोगों को कितना ज़्यादा मज़ा आया? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है कि किताबें तो अब बन गई, लेकिन इसके पीछे जो सारा वक्त लगा है उसको लिखने में, उसकी एडिटिंग में, उसकी तस्वीरें बनाने में, ये जो पूरा एक प्रोसेस था, तो उसमें जो लोग शामिल हैं उनको कितना मज़ा आया या नहीं आया या नहीं आया कि ये क्या गले पड़ गई मुसीबत है ना। तो आप में से कौन बताएगा? आप बताएंगी जी? हुमैरा बताइए। माइक दे दीजिए। ये कहानी जो कतरन कहानी के नाम से आप लोगों को मैंने सुनाई, तो जब हमें कहा गया कि आपने कम उम्र बच्चों के लिए ऐसी कहानियाँ लिखनी हैं जो कम अल्फाज पर मबनी हों और जिसमें तस्वीर ज़्यादा हों और उनके लिए उसमें बहुत सारी दिलचस्पी हो, बहुत सारा मज़ा हो, तो मैं सोच में पड़ गई कि ऐसी कहानी कहाँ से लिखी जाए, कैसे लेकर आऊँ। तो फिर मुझे ये ख़्याल आया कि मेरे बचपन की जो यादें थीं उनमें एक बहुत प्यारी याद थी जिसमें सिलाई का डब्बा जो मेरी वालिदा के पास होता था उसको मैं अमूमन सेट किया करती थी और उसमें रंग बिरंगी बहुत सारी चीज़ें होती थी जिनको मैं देखा करती थी बड़ी हैरत से, बहुत सारे बटन और नलकियाँ और इस तरह की और चीज़ें। तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना हम उस डब्बे के इर्द गिर्द एक कहानी बुने। और जब मैं ये लिखने बैठी तो मुझे अपना बचपन याद आया और मुझे अम्मा की मशीन की आवाज़ मेरे कानों में आई, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक तजुर्बा था और मैंने बहुत इन्जॉय किया इस कहानी को लिखने के अमल को। और फिर मुझे जब मैंने देखा कि तस्वीरें बनी हैं और उसमें बिल्ली, तो बिल्लियों से मुझे मोहब्बत है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक तजुर्बा मेरे लिए रहा और आपको पढ़कर भी यकीनन मज़ा आएगा। बहुत खूबसूरत किताबें, देख के मज़ा आ रहा है। शुक्रिया जी। आप कुछ कहना चाहेंगी कमल? एक ही किताब में लाई थी सवाल करने पर आपने सही पॉइंट आउट किया कि उस बच्चे को मिल गई, बसारत रह गई अच्छा, आप लोग भी क्योंकि इस पूरी उसके सफ़र में शामिल हैं,
तो आप में से किसी को भी कुछ कहना हो, क्योंकि हमारे ये 3 लोग और बैठे हुए हैं जो अलिफ लैला से। और अफशा, आपने ये सवाल इलस्ट्रेटर्स से भी है कि आपको क्या लगा कि बहुत झक मारनी पड़ी या आपको मज़ा आया, या आपको, मुझे याद है आपके जो मुसलसल टेलीफोन आते रहे थे मुझे कि है ना, कितनी दफ़ा हमारी बात हुई है कि इलस्ट्रेशन कैरेक्टर के, हाँ नहीं, मगर कैरेक्टर डेवलप करने के उसमें भी, और उसमें जो चीज़ें शामिल थीं वो भी, तो मेरा ख़्याल है कि हर एक ने अपनी इसी कोशिश की कि बेहतर से बेहतर किताब बनाई जाए, और उसमें वक्त लगता है। हम देखिए स्कूल में जो टीचर्स, यहाँ कौन कौन है, ज़रा हाथ उठाएं टीचर्स जो बैठे हुए हैं। कोई टीचर नहीं है यहाँ? आप हैं, आप भी टीचर हैं। आप जब बच्चों को कुछ देते हैं काम करने के लिए, और एक पीरियड होता है ना, 25 मिनट होते हैं या 35 मिनट होते हैं, और उसके बाद उनसे वो ले लिया जाता है और आप मार्क्स देते हैं। लेकिन आप देखें, और ये हुमैरा तो ख़ुद राइटर बैठी हुई हैं, कि एक चीज़ लिखने के बाद वो कितने ड्राफ्ट से गुज़रा है ना, कितना कुछ उसमें काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस एक दफ़ा लिखा और हमने तो फ़ौरन जज कर लिया, बच्चे को मार्क्स मिल गए, और या तो गुड कह दिया या पुअर कह दिया या जो भी। लेकिन वो मौका मेरा ख़्याल है कि बच्चों को हम नहीं देते जो देना चाहिए, कि कैसे उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और वो जो रहनुमाई है ना, तो वो बड़ी दूर तक जाएगी और वो काम आएगी, कि अगर बच्चों को बताया जाए कि उसमें क्या चीज़ सही या क्या इतनी अच्छी नहीं, या अल्फाज का चुनाव, इमला को छोड़कर, इमला की जो गलतियां हैं ना वो तो बाद में भी सही हो जाती हैं। जो मेन काम है, एक तो ये कि सोच का, जो इमेजिनेशन का वो होता है, और उसके बाद ये होता है कि उसको किस तरह रिफ़ाइन करके अल्फाज इकट्ठे किए जाएं और लिखा जाए। तो ये सारे राइटर्स मुझ समेत बहुत वक्त लगता है। बार बार हम अपनी चीज़ को पढ़ते हैं, उसकी इस्लाह करते हैं, खुद ही करते हैं अगर कोई बताने वाला ना हो। लेकिन अगर कोई बताने वाला होता है तो फिर उसकी राय को लेते हुए चलते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सब। जी कमल, आपका भी सवाल है। ये एक और डॉक्टर कमल अली जी बताइए। आइए, ये आगे नहीं जाएगा। ये जो डॉक्टर हैं ये मेरी उस्ताद है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि मैं अलिफ लैला का शुक्रिया अदा करूँ, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे वो लेके आए थे। शुरू में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, मेरी मसरूफियात इतनी ज़्यादा थी कि मैं नहीं करना चाह रही थी। लेकिन जब मैंने किया, और जो 3 दिन की वर्कशॉप थी, मुझे लग रहा था कि क़यामत से कम नहीं है 3 दिन की वर्कशॉप। लेकिन जब मैं पहले दिन आई ना, तो मुझे लगा ये तो 3 दिन बहुत कम है। मुझे बहुत मज़ा आया, और इसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जब हम फील्ड वर्क करते थे तो हम ये देखते थे कि कौन सा लफ्ज़ बच्चों की एज से बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। अगर मुश्किल है तो उसको हमने जो है चेंज करना है, उसका मुतबादिल लेके आना है। या फिर कोई ऐसा लफ्ज़ जो मतरूक हो चुका है, जो अब इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, लेकिन हमने उसको स्टोरी में, जाहिर सी बात है कि मुताले की वजह से ऐड कर दिया है, फिर हम वो अल्फाज उसमें लेके आते थे जो राइज है। तो इसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और ये मेरी एज अ राइटर, वैसे मेरी पाकिस्तान में उर्दू दोहे की रिवायत जो है अंजुमन तरक्की उर्दू से किताब मेरी पब्लिश हुई थी, और दिल्ली और बम्बई से मेरे बहुत आर्टिकल छपे। लेकिन बच्चों के हिसाब से एज अ राइटर ये मेरी पहली बुक है, मेरा ख़ुद भी पहला एक्सपीरियंस है, और मुझे बहुत मज़ा भी आया, बहुत खुशी भी हुई। और एक कह लें कि मैं एक जो है ना, मुझे एक मुख्तलिफ दुनिया नज़र आई इन बच्चों की दुनिया में और इस रीडर में। तो थैंक यू, ये थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस था। अब मुझे शुक्रिया कमल, बहुत शुक्रिया। मुझे शुक्रिया कुछ और लोगों का कहना है और फिर हम सेशन ख़त्म करते हैं, वक्त ख़त्म हुआ।
देखिए इस पूरी काविश में जो बहुत बड़ा हाथ रहा है वो रूम टू रीड के महेश का, जिनका ताल्लुक़ श्रीलंका से है और वो एक एक्सपर्ट ट्रेनर हैं। ज़ाहिर है उर्दू ज़ुबान उनकी ज़ुबान नहीं है, उनको नहीं आती थी, तो अंग्रेज़ी में जो वर्कशॉप्स हुए वो अंग्रेज़ी में हुए, लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, कुछ जो चीज़ें बच्चों के लिए जब हम काम करते हैं, किताबें लिखते हैं, चाहे वो राइटिंग हो चाहे तस्वीरें हों, तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो पूरी दुनिया में एक से होते हैं। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए और उसको समझने के लिए हो सकता है कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने 75 से ज़्यादा बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैंने बहुत महेश से सीखा। किसी ने पहली बार लिखी है उसको भी लगा होगा, मुझे ये यकीन है, और जिन्होंने चंद किताबें लिखी हैं उनको भी ये महसूस हुआ। तो ये एक अच्छे ट्रेनर की पहचान है कि आपको लगे कि ये तो बात हमें पहले मालूम ही नहीं थी। तो एक नया ज़ाविया, नई तरह की सोच से हमने ये काम किया। तो महेश तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दूसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरी जो टीम, मैं ITA में काम नहीं करती, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मैं टीम लीडर थी। और तैयब जो यहाँ खड़े हैं, ये समझ लीजिए क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ और ये मेरे राइट हैंड जिसको कहते हैं ना, दायां बाजू, इसलिए कि ऑन द ग्राउंड यहाँ पर ये लाहौर में मौजूद हैं। और मेरा ख़्याल है पता नहीं दिन में हमारे कितने फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस और ईमेल्स। तलहा अभी यहाँ नहीं है मौजूद, तो तलहा हैं, सबा हैं, ये लोग मुसलसल हमने काम किया। और 15 राइटर्स, 15 इलस्ट्रेटर्स, हर पब्लिशर, 3 पब्लिशर्स थे, तो हर पब्लिशर की तरफ से एक एडिटर और एक आर्ट एडिटर, तो 6 वो लोग। और उन सब के साथ मेरा मुस्तकिल और ITA की टीम के साथ तो कुछ नहीं, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि मैं 50 लोगों के साथ मुसलसल वो 1 साल गुज़रा है, जो रात और दिन मेरा जो फ़ोन है वो ऑन तो रहता ही था, लेकिन मुसलसल राब्ता सबके साथ रहता था। तो ये हम सब के लिए सीखने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, और सब ने ये इस बात का इजहार किया कि हम बहैसियत राइटर या आर्टिस्ट के अकेले अकेले काम करते हैं। तो ये पहली बार मौका ये मिला कि एक छत के नीचे आकर, और ये जो वर्कशॉप्स हुए और उसके बाद भी हमने एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ आपस में डिस्कशंस हुए। तो मेरे ख़्याल से उस लिहाज से एक बड़ा अछूता और बहुत ही एक मुनफरिद तरीक़े से ये सारी चीज़ अमल में आई। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि आप लोग उठ जाएं, और अभी अगला हमारा सेशन रेस्क्यू 1122 का शुरू होने वाला है। हमारे साथ एक बच्ची हैं गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री मिडिल स्कूल माधोलाल से, जो कि कहानी आप लोगों को सुनाना चाह रही है। ये हमारा पार्टनर स्कूल है जहाँ पे हमने लाइब्रेरीज बनाई है। आप वहाँ खो जाएंगी, आप वो नजर लाइब्रेरीज बनाई है, और वहाँ पे टीचर्स जो है वो बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, उनसे कहानी की एक्टिविटी करते हैं। तो फातिमा जो है आप लोगों को एक बहुत मज़े की कहानी सुनाने वाली है। अच्छा मैम, पहले अपना नाम बताइए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फातिमा रिजवान है और मैं क्लास 3A की स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल माधोलाल हुसैन है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का नाम है टिड्डे मियाँ की पिटाई। और वो भी टिड्डे मियाँ की। सर्दियाँ करीब थी, चूंटियाँ दौड़ दौड़ कर अनाज के दाने, रोटी के टुकड़े और खाने की दूसरी चीज़ें अपने बिलों में ज़ख़ीरा कर रही थी। दूसरी तरफ शहद की मक्खियाँ भी सुबह से शाम तक फूलों से रस इकट्ठा करती नज़र आती। गर्ज के तमाम कीड़े सर्दी से बचने के लिए बंदोबस्त में लगे हुए थे।
बस एक टिड्डे मियाँ थे जो अपना वक्त यूं ही गंवाते। तमाम कीड़े उनसे कहते कि यूं वक्त ज़ाया ना करें, मगर वो किसी बात की परवाह ना करते। अपना सारा दिन गप्पे लगाने में गुजार देते। दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे, वक्त गुजरता रहा और मौसम भी वक्त के साथ साथ बदलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ गिरने लगी। देखते ही देखते हर तरफ सफ़ेद नरम और मुलायम बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आने लगी। तमाम कीड़े सख्त सर्दी की वजह से अपने बिलों में आराम से दुबके बैठे थे। टिड्डे मियाँ को रह रह कर अफसोस हो रहा था, काश वो भी पहले ही दरख्तों के पत्ते ज़ख़ीरा कर लेते। अब तो सारे दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके थे। वो सोच रहे थे कि क्या करें। फिर उन्हें एक तरकीब सूझी। वो उठे और अपने बोरे में से एक बेहोश करने वाला स्प्रे ढूंढने लगे। उन्होंने थोड़ी देर में स्प्रे मिल गया। उन्होंने जल्दी से अपना मैला कचैला कंबल ओढ़ा और उसमें स्प्रे छुपाकर बाहर निकल गए। बाहर सख्त सर्दी थी। वो मुंह लपेटे छत्ते की तरफ चल दिए। छत्ते के करीब पहुंचकर उन्होंने ज़ोर से छत्ते का दरवाज़ा खटखटाया। ठक 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 ठक। कई बार दस्तक देने के बाद एक मक्खी टोपी और गरम कोट पहने दरवाजे पर आई। भिन भिन भिन। कौन है? इतनी सर्दी में यहाँ क्यों आए हो? टिड्डा मासूम आवाज़ बनाकर बोला। मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, मेहरबानी करो मुझे अंदर आने दो, वरना मैं सर्दी से मर जाऊँगा। मक्खी को रहम आ गया। उसने टिड्डे को अंदर बुला लिया। बड़ी मक्खी ने टिड्डे को गर्म बिस्तर पर बिठाया। दूसरी मक्खी शहद का प्याला भर लाई। टिड्डे मियाँ ने गटागट शहद पीकर मक्खियों का शुक्रिया अदा किया तो मक्खियों ने कहा, भिन भिन भिन। अरे आप अपनी शक्ल तो दिखाएं, मुंह क्यों छुपा रखा है? ये सुनते ही टिड्डे ने कंबल से हाथ निकालकर बेहोश करने वाला स्प्रे मक्खियों पर छिड़क दिया। मक्खियों के बेहोश होते ही उसने जल्दी से अपने जेब से थैलियाँ निकाली और मर्तबान से शहद भरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में टिड्डे मियाँ फरार हो गए। अब जब मक्खियों को होश आया तो खाली मर्तबान देखकर सारी बात उनकी समझ में आ गई। सबको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने साथी मक्खियों की फ़ौज की सफ़ेद तैयार की और टिड्डी मियाँ के घर पर हमला किया। उसकी खूब पिटाई की, अपना सारा शहद समेटा और कैदी बनाकर टिड्डे मियाँ को अपने छत्ते में ले आई। अब रानी मक्खी ने ऐलान किया, भिन भिन भिन। इनका जुर्म तो बहुत भरा है, मगर ये हमारे मोहल्ले में नए आए हैं, इसलिए इनके साथ नरमी बढ़ती जाएगी। भिन भिन भिन। सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद जब तमाम मक्खियाँ शहद जमा करेंगी तो टिड्डे मियाँ रस की सारी बाल्टियाँ छत्ते तक पहुँचाएंगे। भिन भिन भिन। इसके अलावा वो छत्ते की सफाई भी किया करेंगे और अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो तमाम सिपाही मक्खियों को इजाज़त है कि उन्हें जितना ज़ोर से काटना चाहे काट सकती हैं। तमाम मक्खियों ने रानी मक्खी जिंदाबाद का नारा लगाया। रानी मक्खी जिंदाबाद, रानी मक्खी जिंदाबाद। टिड्डे मियाँ शर्मिंदा कर सोच रहे थे, बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच फातिमा। कि क्या उम्र है? 8 साल की। 8 साल की है जी। वाह भाई, इनके लिए एक बार फिर से तालियां। शाबाश बेटा। अच्छा, इनको फरा सर्टिफिकेट मिलेगा। इनको सर्टिफिकेट और इनको भी कोई किताब गिफ्ट में मिलनी चाहिए। ठीक है। कहानी की, है ना? हाँ जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये पेन भी, वाह। और ये राइटर का पेन है। आप बनेंगी, लिखेंगी आप कहानियाँ, है ना? आप वैसे एक्टर भी बन सकती हैं। आप रेडियो पर भी अपनी कहानियाँ सुना सकती हैं, है ना? बहुत कुछ कर सकती हैं बेटा।
जी इसी माइक पे बोल। जी जी इसी माइक। ऊपर हमारा एक सेशन था, उसमें मैंने बच्चों को कहानी सुनाई। ये बच्ची मेरे पास सबसे आगे बैठी थी और ये मुझे आके कहने लगी ये मेरी तरह ही बनेंगी, ठीक है, और ये वाकई राइटर बनेंगी ज़रूर। तैयब, तालियां जी इनके लिए, Pictures तालियां। हाँ जी। सो बेसिकली ये जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज गवर्नमेंट स्कूल में है, वहाँ पे टीचर्स बच्चों को इस तरह कहानी सुनाते हैं, रीड अलाउड करते हैं, और बच्चों का हमने देखा है इतना शौक होता है कि वो इसी अंदाज में बच्चों को कहानियाँ सुनाएं। तो मैम, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तस्नीम जाफ़री है। मैं बच्चों के लिए लिखती हूँ और मेरी तकरीबन 23 किताबें बच्चों के लिए पब्लिश हो चुकी हैं। आज ये मैं एक किताब इनके लिए लेके आई हूँ, उम्मीद इसका नाम है, और ये मैंने देना चाहती हूँ। फातिमा को एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 किताबें मिलने वाली हैं। हाँ, एक और किताब आ रही है जल्दी से, क्योंकि अगला सेशन हमारा शुरू होने वाला है। जी अगला सेशन शुरू होने, अच्छा हुमैरा भी दे रही हैं, वाह भाई बहुत शुक्रिया हुमैरा, थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए एक छोटा सा तोहफा ITA की तरफ से है जो मैं अभी आपको देती हूँ।